आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य जी बहुत सारे करंट अफेयर को बता रहे हैं। हाँ आदित्य बताइए तो क्या क्या अच्छा है। अच्छा अच्छा। हम्म, नहीं नहीं सर, हो गया बस। अच्छा अच्छा नहीं ठीक, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जा कंटिन्यू करें सर। ओके ओके। हाँ ओके। तो इससे पहले भी हम लोगों ने मेंस जो राइटिंग का प्रोग्राम है, हम्म। एक दो क्लास हमने लिया था, लिया उसकी हुआ ब्रीफ है। भी किया था हम्म। कि कैसे प्रश्न अटेम्प्ट करना है और किस वे में लिखना है, एक माइंड फ्रेम बनाना है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पहले हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो या रोल हो, उसका फीचर्स हो, उसके अलावा उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या कॉजेज हैं, क्या क्रिटिक्स है, इसके अलावा उसका क्या कंक्लूजन होना चाहिए, क्या सजेशन है, उससे संबंधित कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का या सिविल सोसाइटी का या सरकार का जो भी गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है उससे संबंधित लास्ट में हम लोग सजेशन देते हैं। एक कह सकते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेम होता है किसी भी प्रश्न का जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल हमने चर्चा किया था। आज हम लोग थोड़ा-सा नोट्स दिखाएँगे कि कैसे बनाते हैं नोट्स और उस चीज़ को आपको कैसे बनाना है। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि जब भी कोई प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, तो अटेम्प्ट करने से पहले का प्रक्रिया ये होता है कि उस टॉपिक के बारे में हम लोग जानें, समझें, पढ़ें। 1 सोर्स, 2 सोर्स, कुछ यूट्यूब से देख लिए, कुछ वेबसाइट पढ़ लिए, कुछ नोट्स पढ़ लिए, तो मतलब कुछ बुक्स पढ़ लिए, कुछ प्रीवियस ईयर देख लिए। मतलब 3-4 सोर्सेज़ का एक तरह से कंपाइलेशन करके एक अपना एक अच्छा नोट्स बनाना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपने अलग-अलग सोर्सों को टटोल लिया, पढ़ लिया, उससे एनालाइसिस करने की कैपेसिटी बढ़ती है और आपके पास एक ठीक-ठाक उस टॉपिक का नॉलेज हो जाता है। उसके बाद जब आप राइट डाउन करने जाएँगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा। अदरवाइज़ माइंड में आता है कुछ मतलब ब्लैंक होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता। इसलिए पहले पढ़ना होता है और उसको जब 3-4 सोर्स से पढ़ लिए, पढ़ने के बाद हम लोग लिखते हैं। तो एक शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करना है। उसमें भी नोट्स में मैंने 2 तरह का नोट्स का चर्चा किया था। जैसे एक पहला नोट्स था कि आप एक लॉन्ग बनाएँ, जैसे मान लिए इंट्रोडक्शन है, तो 1 पेज इंट्रोडक्शन हो गया। उसका क्या-क्या इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्या फीचर्स रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा, उसका क्या-क्या कुछ वजह रहा, कॉजेज़ क्यों ऐसा हुआ, उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हुए, क्या उससे कुछ संबंधित और क्रिटिक्स वगैरह है, लिमिटेशन है, उसको मतलब एक-एक पेज में हम लोग कुल मिला कर के 4-5 पेज में, 6 पेज में एक टॉपिक का नोट्स बनाया जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि पीपीएससी के हिसाब से जो 38 मार्क्स वाला प्रश्न होता है उसको। ऐसा आप हर प्रश्न का, हर एक टॉपिक का 3-4 पेज में तो बनाना ही बनाना है, ताकि हर एक पहलू, हर एक डायमेंशन टच हो। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि वो हर आप कैसा भी प्रश्न आए, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही है मैं एक सैंपल दिखाना चाहूँगा कि कैसे अलग-अलग सोर्सेज़ को रीड आउट करके, कलेक्शन करके एक अच्छा नोट्स बनाया जाता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको आप देखेंगे। रुपेश जी दिख रहा है क्या? रुपेश जी? जी सर, दिख रहा है। ओके। देखिए दिख रहा है प्रश्न क्या? ये प्रश्न आया था 69th में। ठीक है, 69th का ये एक प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे। दिख रहा है। बिहार बिहार हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। इसकी विस्तृत व्याख्या करें, व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए उसी का थोड़ा-सा ये टर्न किया है, लेकिन उसका जो हम लोग इसी से संबंधित हम लोग जो नोट्स बनाए थे मतलब पहले का जो टॉपिक रहा है बीपीएससी का, उस हिसाब से जो नोट्स बनाया गया है, वो आप देखिए इधर। दिख रहा है रुपेश सर? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है।
स्टूडेंट्स आप लोग देखिए फुल स्क्रीन कर लेंगे, इसके बगल में ये बना हुआ है ना पिन के बगल में ये चार चौखाना जैसा, इसको तो आप फुल कर सकते हैं। देखिए इसमें दिख रहा है दिख गिव रहा अ है। क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश औपनिवेशिक के समय में जो हमारे पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ, उसका एक क्रिटिकल मतलब एनालिसिस करते हुए बताना है, आलोचनात्मक उसको व्याख्या करना है कि कैसे कैसे वेस्टर्न एजुकेशन जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका बिहार में कैसे विकास हुआ और उसमें क्या क्या कौन कौन सी पॉलिसीज आई, कौन कौन सा एक तरह से ब्रेकडाउन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सा उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो चीज के बारे में ये पूछ रहा है। उसमें साथ ही साथ ये कह रहा है कि क्रिटिकल अकाउंट मतलब उसमें साथ ही साथ हमें क्रिटिकली एनालाइज भी करना है उसका जो क्रिटिक्स है, जो लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब होता है ना कि किस हद तक ये कारगर हुआ, क्या इसमें कुछ बहुत सारी कमियां रही, क्या कुछ दोष रहा। जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ तक सक्सेसफुल रही, जो उसका मोटो था। अब वो मोटो दो हर एक तरह का था। एक तो था कि हमें एक चीप क्लर्क मिले, या एक तरह से मेरा जो वेस्टर्न एजुकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड हो, अलग अलग मोटो था। लेकिन उससे बेनिफिट भी हुआ, कई सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी पैदा हुए क्योंकि वो चीज को जब सीखे जाने तो जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल कर रहा था उसकी कमियों को जाने, उसको समझें। तो लैंग्वेज एक जो बैरियर था वो बैरियर हट गया। तो इसको अब हम देखेंगे कि कैसे नोट्स बनाया जाता है। अब उसको हम लोग एक फ्रेम करेंगे कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। इसे इसमें आप देख सकते हैं हमने ब्रेक लाइन किया है। ऑफ कोर्स। जो जो इवॉल्विंग कौन कौन सा एक्ट आया, जैसे पहला आया था चार्टर एक्ट 1813 में, जिसमें 1 लाख रुपये एजुकेशन पे पहला बार फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खर्च किया था। दूसरा था मैकेले मिनट्स 1835। इसमें क्या था कि जो इंग्लिश एजुकेशन पे एम्फेसिस देना था, जोर देना था। बुश डिस्पैच 1854, इसमें था कि यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो ये हम किस तरह से बनाए कि एक सिंक्रोनाइज वे में, इससे क्या रहेगा मेरा माइंड याद रखेगा कि हाँ 1813 में हुआ, चार्टर एक्ट आया, 1835 में मैकेले मिनट्स आया, 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। इसमें हिंदी इंग्लिश कॉमन है, हिंदी बोले इंग्लिश बोले इसमें कोई ये नहीं है। चार्टर एक्ट को चार्टर एक्ट लिखेंगे इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इसलिए हमारा नहीं है हिंदी मीडियम वाले। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 जो कि लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में बनाया गया था, और इसमें मूल जो मकसद था प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर फोकस करना था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, इसमें लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। इसमें यह था मकसद कि और अधिक से अधिक जो कॉलेज है उसको स्वायत्तता दिया जाए, ऑटोनॉमस। स्टैंडलर कमीशन 1917, एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। उसे उस समय खुला बहुत सारा कॉलेज खुला था, जैसे पीएमसीएच खुला था 1925 में। उसके अलावा अभी जो आप लोग देख रहे हैं एनआईटी पटना, उसी समय सैंडलर कमीशन के एक्ट के तहत ही वो सब यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। अभी देख रहे हैं जो पूसा समस्तीपुर में है, वो भी सैंडलर कमीशन का ही रिकमेंडेशन था कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हो। ये हर्टयोग कमेटी है जो कि वीमेन एजुकेशन पे उसको एक तरह से प्रमोट करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था कि वीमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया जाना चाहिए। तो ये मैं बता रहा हूँ, क्या ये आप नोट्स जो बनाएंगे ना, देखिए मैंने इतना में ही अगर जिसको ये याद होगा वो आंसर राइट कर सकता है कि कैसे कैसे चलना है। पहले चार्टर पर चर्चा करना है, मैकेले मिनट्स पर चर्चा करना है, मतलब एक आप सिंक्रोनाइज वे में इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसी का मैं एक शॉर्ट बताता हूँ और आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए जो हम चर्चा किए कि कौन कौन सा स्थापना हुआ, क्या क्या हुआ, जैसे एक उसी में अलग अलग फेज है। डिस्ट्रिक्ट स्कूल
जिला स्कूल जो खोला गया था। हाँ, जिला स्कूल जो खोला गया था, पटना में खोला गया, छपरा में खोला गया, भागलपुर में गया भी में है। खोला गया, भागलपुर में खोला गया, आरा, बिहार शरीफ। तो ये सब उस समय डिस्ट्रिक्ट स्कूल खोला गया। दूसरा था यूनिवर्सिटी, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। उसी में कॉलेज भी खोला गया, पटना कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, बीएन कॉलेज। तो ये हमने आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कितना अच्छा से सेग्रीगेट करके बनाया है नोट्स। अलग-अलग कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट स्कूल, यूनिवर्सिटी अलग, कॉलेज अलग, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, कौन-कौन सा उस समय टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया, जो सैंडलर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उस आधार पे। 1886 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल, 1902 में पूसा समस्तीपुर, 1925 में पीएमसीएच, 26 में आईएसएम धनबाद। उसके अलावा कुछ उस समय वॉलंटियर जो थे सोशियो रिलीजियस, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा, आर्य समाज, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा भी खोला गया था कुछ, जैसे इमदाद अली खान के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये सब कीवर्ड्स है, ये सब टर्म आपको, ये सब नाम फैक्ट याद रखना होता है और उसको एक शॉर्ट नोट्स सिंक्रोनाइज वे में बनाना होता है, ताकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपको ये पता होगा तो आप जो फ्रेम करना है, पैराग्राफ लिखना है या पॉइंट बनाना है, वो बहुत ही इजी हो जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि शुरू से ही भारत जो है, बिहार जो है शिक्षा का केंद्र रहा है। कैसे रहा है? चाहे वो हम लोग बात करें विक्रमशिला का, उससे पहले तक्षशिला, नालंदा, नालंदा। तो हमारे पास शुरू से ही पदमपुरी। हम लोग, हाँ, उदनपुरी जो बिहार शरीफ में था। तो हमारे पास शुरू से ही एक तरह से शिक्षा का हम लोग केंद्र हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हम लोग, हमारे पास बुद्धा, जैन का जो लर्निंग सेंटर था, इसके अलावा एक से एक हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे वो चरक हैं, चाहे वो चाणक्य हैं, अश्वघोष हैं, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे। तो आप इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। उससे भी नहीं हो, रिसेंट जो एरा चल रहा है, उसको आप ऐड कर सकते हैं कि आज जैसे हमारा आईआईटी जैसे यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया। तो क्या कर रहा है? और फिर से रिजुवनेट किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी को। ये सब क्या है? एक तरह से फिर से रिजुवनेट किया जा रहा है, पुनर्जीर्णोद्धार, ताकि हम फिर से एक जो सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडीज का थे, वो फिर से बन पाए। तो आप जैसे आप चाहें इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, या उसी को आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। जिस फ्रेम में आप जिधर, मतलब आपके पास पहले कंटेंट होना चाहिए। अभी रिसेंटली वसुधैव कुटुंबकम का चल रहा है, हम लोगों ने जो जैसे G20 पे काम किया, तो बहुत सारा लर्निंग, ये सब लर्निंग स्किल ही है। रिसेंटली राम मंदिर है, तो राम मंदिर से भी हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम एक पूरे समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक लर्निंग दे रहे हैं कि जो हमारे पास जो विरासत था, जो हेरिटेज था राम राज्य का, वेलफेयर स्टेट का, ये आज नहीं आया, 1950 में नहीं आया, या जो चाहे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति बात कर रहा है, या 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन बात कर रहा है, उससे पहले हम लोग ला चुके हैं। ये हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारे जो भी ये टेक्स्ट कहता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए या कंक्लूजन में डाल दिए, बीच में कहीं कहीं भी आप उसको। तो ये होता है कि आप किस तरह से फ्रेम करते हैं, किस तरह से इंटरलिंक करते हैं। कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे, अधिक से अधिक उसको एनालिसिस करेंगे अलग-अलग सोर्सेज के माध्यम से, और उसको ग्रैस्प करने का प्रयास करेंगे। तो यही है कि इसको कैसे हम लोग लिखना है। हाँ, रुपेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसमें हम ये ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अंतिम जो पावर है ना, यही शॉर्ट नोट्स की पावर है। वो कहता है ना कि एक ऑफिसर एक बार बन गया, उसी का एग्जाम निकल रहा है। एग्जाम्पल के लिए रानी मैम को देख लीजिए, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, हर बार ये इंटरव्यू दिए हैं। 64वीं में ही ऑफिसर है कार्तिकेयन, जब से सिलेक्ट हुआ है दे रहा है। इस बार के पीटी में 100 मार्क्स है। 10 दिन के तैयारी में 100 मार्क्स कैसे आते हैं ना, वो इसी शॉर्ट नोट से आते हैं, इसी को सिनॉप्सिस बोलते हैं। और इसी की चर्चा हम लोग बार बार करते रहते हैं, जो रानी मैम ने भी बताया और हम लोग भी पहले भी जिक्र कर रहे थे। अभी सालनी जुड़ी थी, वो भी बता रही थी, और हम भी बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करते रहते हैं कि खुद से पढ़िए और अल्टीमेटली अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उसमें हम लोगों की जो हो सके वो मदद ले लीजिए। लेकिन ये कुंजी अगर आपके पास आ गया ना, तो फिर आपको एग्जाम देने में एग्जाम नहीं, एग्जाम खेल लगने लगेगा। 10 दिन तैयारी कीजिएगा, जाके एग्जाम दे लीजिएगा।
तो ये चीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 डेज होमवर्क सीरीज चल रहा है, आज 23वां दिन है, आज तक 2-3 बच्चे के अलावा किसी बच्चे ने मुझे शॉर्ट नोट्स बना के नहीं दिखाया है। आप मुझे पैसे देके क्यों बर्बाद कर रहे हैं पिताजी के पैसे? वो बहुत गाढ़ी कमाई के पैसे होते हैं, आप कभी कमा के तो देखिए तब पता चलेगा। आपने दे दिया है, होमवर्क कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना नहीं रहे हैं, नहीं बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो फिर आप भूल ही जाने वाले हैं। करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो बार-बार बच्चे डिमांड करते हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए। यार हम तो पीडीएफ दे ही देंगे, हमारा तो वो काम ही है। लेकिन अपने से जब तक उस पे वर्क नहीं करोगे, अपने से मेहनत नहीं करोगे, तो अंतिम में हम मेंस के एग्जामिनेशन में जाके लिख तो नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको आता भी है हर चीज, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए नहीं जानते हैं, आंसर राइटिंग में आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपका कलम चलेगा नहीं एग्जामिनेशन में, ये चीज आप जान लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइए। और बाद बाकी कार्तिकेयन तो बता ही रहे हैं। ये कुछ लोग बोलिए, समझ में आ रही है बात जो हम समझा रहे थे अभी, कैसे नोट्स बनाना? देखिए इसमें आप देख सकते हैं, दिख रहा है रुपेश सर? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हाँ देखिए, तो ये जैसे कि हमने दिखाया, ये ब्रेक लाइन है, पश्चिमी जो पाश्चात्य शिक्षा बिहार में कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसके अलावा कौन कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन सा, और ये हिंदी इंग्लिश में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, जो कीवर्ड्स है हम उसी का चर्चा कर रहे हैं। अब आपको बहुत आप उससे घबराएंगे नहीं हिंदी मीडियम वाले, उसमें कुछ ज्यादा मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, हाँ बहुत कुंदन क्या सवाल हाई है? फाई इंग्लिश नहीं यूज कर रहा हूँ। सर एक वे फॉरवर्ड करके लिखते हैं तो हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं आ रहा हूँ। देखिए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चर्चा हो गया, उसके अलावा आप थोड़ा सा मैप बना देंगे, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा जानकारी है, समस्तीपुर कहाँ है, भागलपुर कहाँ है, पटना में अब ये पीएमसीएच मैंने कहाँ पे एग्जाम है। में भी लिखा था और ऐसे ही मैप बनाया था, लेकिन मेरे मैप पे क्रॉस लगा दिया था। और ऐसे मैंने अपना ही नहीं 2-3 लोगों का देखा, क्योंकि हम बिल्कुल लोग अच्छा, बिल्कुल एक रानी ही मैम, नोट से। आप सही कह रहे हैं। ये हुँ, पता नहीं इस बार ऐसा क्यों किया गया है। शालिनी के कॉपी को मैंने देखा है, जो वो 67 का कॉपी आया था, तो उन्होंने भी, शालिनी अच्छा मैप बनाती है, ज्योग्राफी से है, वो काफी शानदार मैप बनाती है। उसका कॉपी है मेरे पास, कभी भेज देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। उसके भी मैप पे क्रॉस किया गया था, क्यों किया गया ये किसी को नहीं पता चला है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। बट मैप बनाना है, वो कोई होंगे वैसे सनकी टाइप के भी कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी कर देते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैप बनाना है आपको एग्जामिनेशन में। बिल्कुल, बिना देखिए, अब ठीक है, अब मान लिया अब उस तरह का हो गया, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको तो हम लोग को पकड़ के रखना ही है, उससे हाँ, चलना ही उससे है। उससे दूर नहीं अब हटना है। अब एग्जामिनर अलग-अलग प्रकार के होते हैं, तो उसको थोड़ा-सा हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। ये क्रिटिक्स हो गया। हाँ, बाकी आप क्या बात कर रहे थे कि वे फॉरवर्ड का, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि समय बच रहा है, कुछ सजेशन दे दीजिए, नहीं तो उसको कंक्लूजन में ही, शॉर्ट में ही 2-3 पॉइंट ऐड करते हुए आगे निकल जाइए। और आजकल जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंट्रोड्यूस हो गया है, उसमें कृपया करके हाँ, इतना सलाह वगैरह देने के चक्कर में ना रहें। पहले लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट हाँ, करें, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे जाएं। इस चीज का ध्यान रखें। उसमें बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, जैसे जो शॉर्ट आंसर होता है, उसमें हल्का-सा इंट्रोडक्शन दे दिए, उसका फीचर्स बता दिए, सिग्निफिकेंस बता दिए, कुछ कॉजेज़ है तो कॉजेज़ बता दीजिए, उसके अलावा लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए नहीं, वो जो और उसी में टेबल मैप बनाना। वो जो हुँ, टेबल टाइप का दिखा रहे थे कार्तिक, वो दिखाइए एक बार। हाँ, ये हाँ, तो मैं अगर नहीं कुछ हो ये सके ना, जो तो अगर आपको पॉइंट याद है हाँ, तो इस तरीके से बना के भी निकल जाइए, क्योंकि बहुत सारे बस बच्चों का बिल्कुल। ये आया है हमारे पास हुँ, ऑन रिकॉर्ड कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूटा है। अगर आप 38 नंबर के एक क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं या लास्ट में जैसे तैसे करके निकल रहे हैं, समझ लीजिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे मार लिए हैं। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड है। हमारे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो कि मेंस में कम नंबर आने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू में ठीक मार्क्स लाने के बावजूद। इसलिए मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। रानी मैम भी ऐसा ही बता रही थी। मैम कुछ कहना बिल्कुल चाहेंगे होता आप? है। बताइए बिल्कुल धन्यवाद। सर, अगर आप मेंस में अच्छा कर दिए हैं तो आपको इंटरव्यू की चिंता ही नहीं है कि किसके बोर्ड में पड़ेगा और कितने मार्क्स आएंगे। क्योंकि मेरे इतने बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका मार्क्स इतना अच्छा था कि अगर इंटरव्यू में उनको 0 भी देता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। आप सोच सकते तो हैं कि आपको बिल्कुल आपके हाथ में मेंस है और इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या होगा उस 15-20 मिनट में आप नहीं जानते हैं। अभी बहुत जस्ट अच्छा भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है।
प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। शालिनी कुमारी जो अभी जस्ट आपसे बात कर रही थी, वो पिछले इंटरव्यू में 96 मार्क्स है शालिनी को। शालिनी का पर्सनालिटी काफी शानदार है, काफी नॉलेजेबल स्टूडेंट है। वो अच्छे कॉलेज से पढ़ी हुई है, कड़ोरीमन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, शैलेरी श्री राम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो पास आउट है। वो क्या कहते हैं, नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड है। इतनी नॉलेज रहने के बाद, इतना पर्सनालिटी रहने के बाद भी 96 मार्क्स था पिछले बार। इस बार उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे मेरा इंटरव्यू ही बहुत अच्छा नहीं गया है, बट फिर भी उसका रैंक जो है कि 62 आया है। इसलिए आया है कि उनका मेंस का कॉपी आप जब आप एक बार देख लीजिएगा तो पता चलेगा कितना शानदार वो लिखती हैं। तो मेंस इज द मेन प्रिपरेशन, इसका आप ध्यान रखेंगे। हाँ कार्तिक, कैन कंटिन्यू। बिल्कुल। तो मेंस तो बेहतर होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। प्रश्न छूटने का मतलब वैसे ही होगा कि आप ऑटोमेटिकली 8 नंबर से 10 नंबर 38 नंबर आप नहीं अटेम्प्ट किए, मतलब आपका वो नंबर तो मिलने नहीं जा रहा। आपका मतलब मार्किंग ही होगा, उतना हटा दीजिए। 100 जैसे मान लिए 200 जो भी है 270 हो जितना पे रहे, तो कहने का मतलब कि आपका 38 नंबर घट गया। अब मार्किंग 270 पे होगी, तो समझ लीजिए कि आपका कॉल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसलिए प्रश्न नहीं छूटना है। और अब तो ये पेपर में कम से कम ये कर दिया है कि लिमिटेशन कर दिया है, खास करके शॉर्ट प्रश्न में तो 2 ही पेज मिलेगा, उसी 2 पेज में लिखना है। बाकी लॉन्ग वाले में है तो उसको अपना प्रयास करना है कि 20 मिनट्स के अंदर कवर कर ले, अरे शॉर्ट समय के क्वेश्चन में अनुसार। आप कितना भी लिख देंगे, जितना मार्क्स का है उसी के हिसाब से तो मार्क्स मिलेंगे। और अब 7 नंबर का है तो आपको 3, 3.5, हार्डली 4, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता उससे है। ज्यादा नहीं मिलेगा। आप उसमें कितना रंग रोगन कर लीजिए, कितना भी दिमाग लगा लीजिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का जब आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आपको ऐसे में सोचने का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। और ऐसे ही अब जो है कि इम्पोर्टेंट हो गया है ऑप्शनल के हटने के बाद। GS1 GS2 में सबको मार्क्स आते हैं, GS1 में सबको आते हैं, GS2 में सबको कम मार्क्स आते हैं। जो फाइनल डिसीजन देगा कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या फिर सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका फाइनली, वो ऐसे डिसाइड करेगा। और ऐसे लिखने का तरीका है लॉन्ग तरीके से सोचना, लॉन्ग पर्सपेक्टिव में जाना चीजों को ले। ठीक है, देखिए इसमें कुछ क्रिटिक्स वगैरह भी था। जैसे देखिए मैं यहाँ तक लिखा था, फिर ये पेज छोड़ा था, तो बाद में जब मैं पढ़ा तो उसके बाद फिर कुछ और नया क्रिटिक्स आया, तो फिर उसको मैंने ऐड किया। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो 2-3 पेज जरूर ब्लैंक छोड़ेंगे, कि कुछ अगर न्यू पॉइंट्स आए तो उसको हमको ऐड करना है। ठीक है, कि क्या-क्या क्रिटिक्स रहा, क्या-क्या उसमें, तो किसी भी तरह का पॉइंट हो तो हमेशा प्रयास करना जब भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें 2-3 पेज छोड़ देना है, ताकि नया वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकें। तो जैसे मैं यहाँ भी लिख रखा हूँ क्रिटिकल एनालिसिस, और इधर भी लिख रखा हूँ। उस समय कम मिला तो उतना ही रह गया, उसके बाद फिर बढ़ा तो फिर इधर भी ऐड कर दिया हूँ कि, तो है ना। तो इसमें आप क्रिटिक्स में क्या-क्या है देख सकते हैं। ये सब चर्चा करना होगा, डिटेल्स में हम लोग बताएंगे। तो कि क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे, कौन-कौन सा संस्था एस्टेब्लिशमेंट किया गया है उसमें, और क्या-क्या कैसे उसको थोड़ा-सा, लेकिन ये मेन फ्रेम यही है। हम दिखाने का मतलब ये था कि इस चीज़ को देखें कि जब भी नोट्स बनाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका सिनॉप्सिस ज़रूर बने इस तरह से कि अगर आप इसको भी देख के चले गए और कुछ भी नहीं भी याद आ रहा है तो इससे आपका कवर हो जाए और उसको आप अच्छे से ब्रीफ कर सकें। बाकी तो इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, कुछ सजेशन हो गया, वो हो जाता है ना? लेकिन मेन जो है वो चीज़ होना चाहिए कि ध्यान रखना। हाँ, एक करंट अफेयर्स को प्रयास ज़रूर करेंगे कि उससे लिंक अप करें। चाहे वो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो या करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो, सोशियो इकोनॉमी का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। नहीं, मैं परसों भी एक जो है कि कॉपी चेक कर रहा था, हड़प्पा सभ्यता पे कोई क्वेश्चन दिया था, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छे हाँ। काम किए। उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा में जो वो क्या ड्रेनेज पैटर्न वाला सिस्टम था, वो आप जानते हैं कि उसके ड्रेनेज में जो है कि कुछ जगह पे ऐसा ड्रेनेज पैटर्न मिला है जिसके अंदर की जिप्सम दिया हुआ था। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि नाली के अंदर जिप्सम वो थोड़े-थोड़े दूरी पे दे देना। इसका मतलब क्या है कि जो पानी अंदर में जाए ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के लिए, वो पानी प्योरेस्ट फॉर्म में जाए। उन्होंने उस चीज का जिक्र अभी के जो है कि सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ के लिंक कर दिया था अंत में जाते जाते। आप समझिए कि एग्जामिनर खुश होकर 5 नंबर एक्स्ट्रा देगा या नहीं देगा। तो आप कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल। करंट अफेयर से जरूर जोड़ें चीजों को, किसी ना किसी तरीके से करंट अफेयर को लाने का प्रयास करें अपने आंसर में।
देखिए इसी तरह से हम लोग चंपारण सत्याग्रह पे नोट्स बनाए हैं। देखिए उसमें भी सारा कुछ का मैं जिक्र किया है, सारा इसमें नोट्स बना दिया है। बिहार का मैप है, 3 कठिया सिस्टम को दिखा दिया है। दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चंपारण सत्याग्रह में उसमें क्या-क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर कैसे बैकग्राउंड और कॉज क्या-क्या हुआ, पृष्ठभूमि क्या रहा, कारण क्या रहा। 1916 में कांग्रेस की बैठक होती है और राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा गांधी जी को इनवाइट किया जाता है। गांधी जी का आगमन राजकुमार शुक्ल के, उसके बाद ग्रेट डायरेक्शन क्या-क्या मिला और अल्टीमेटली सत्याग्रह कैसे-कैसे हुआ, उसके बाद सिग्निफिकेंस, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये आपका क्या है, ब्रेन फ्रेम है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया कि हम क्या-क्या जाएँगे, कैसे-कैसे लिखेंगे। अब उसी में अलग-अलग कीवर्ड्स रहता है, उसको टैकल करना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है, तो उसका क्रिटिक्स भी दिखा देंगे। उसमें कमेंट कर रहा है, तो जो चीज़ें हुई है वो बता देंगे। इवैल्यूएट, एग्ज़ामिन करना है, थोड़ा-सा पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव बात ही बताएँगे उसमें। तो वो शब्दों पे हम आएँगे, तो उसमें डिपेंड करता है। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बनाना पड़ेगा। चंपारण सत्याग्रह आ रहा है, तो मैप्स हो गया, ये डायग्राम हो गया, उसका क्या फ्रेमिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी प्रश्न किसी भी साइड में मूव करेगा, तो आपकी जब आइडिया होगी उस टॉपिक के बारे में, तो आप बेहतर तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है? इसी में देखिए उसको हम लोग चर्चा कर दिए हैं, अलग-अलग नेचर की, एक्सप्लोरेटिव नेचर था। कैसे फिर 1916 में गांधी जी आते हैं, गांधी जी क्या-क्या करते हैं, एमजी विल्सन से मिलते हैं, जो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उसके अलावा उसके साथ कौन-कौन सा सहयोगी रहते हैं, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक। फिर वो कैसे सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा फिर जब कमेटी बनती है, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, उसमें क्या-क्या डिसीजन आता है। लास्ट में क्या सिग्निफिकेंस, क्या इम्पोर्टेंस रहता है। पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा था गांधी जी का, पहला सबसे मतलब सफल पूर्वक सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट रहा, जो कि बिहार की भूमि पे किया गया, चंपारण। इससे क्या हुआ, गांधी जी के प्रति फेथ, ट्रस्ट, विश्वास बढ़ा। पहला बार ऐसा हुआ कि गांधी जी मतलब पीजेंट मूवमेंट, जो किसान आंदोलन को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान मिली, और कि ये भी एक बहुत बड़ा मास कर सकते हैं कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि कहीं न कहीं नेग्लेक्टेड है, दे आर एक्सटॉर्टेड, उसका शोषण किया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, तो पूरे एक तरह से नेशन वाइड पे ये मुद्दा छा गया। इसके अलावा इसी चंपारण सत्याग्रह में जो सक्सेसफुल इवेंट रहा, उसी के कारण रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा जी का टाइटल दिया गया। तो ये पॉइंट है, देखिए इतना पॉइंट हमने लिखा था जब फर्स्ट टाइम नोट्स बनाया था 64 में। उसके बाद देखिए फिर जब 66 दे रहा था, तो फिर उसमें कुछ-कुछ पॉइंट और आया, तो उसको ऐड कर किया। और मीनू कुछ क्या-क्या बोलना हुआ? चाह रही है। हाँ, बोलिए। हाँ मीनू, पूछो क्या पूछना है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें क्या होगा आपका? जैसे आप क्वेश्चन हम लोग को देंगे, फिर हम लोग उसको आंसर करके आपको भेजेंगे, फिर आप चेक करके बताओगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसका मुझे एक बार बता देखो, दीजिए क्या है? मैं पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम